नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है? और क्या राहुल गांधी के खिलाफ आज दिन भर गहरी साजिश रची गई, एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और इसी स्क्रिप्ट के तहत, इसी साजिश के तहत जेल भेजने की तैयारी हो रही है? प्रेशर में कांग्रेस को लाया जा रहा है। आज इसी हकीकत से, इसी सच्चाई से इस वीडियो में पर्दा उठाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। दरअसल अंबेडकर विवाद में फंसे, जी हां, अंबेडकर के विवाद में बुरी तरह फंसे अमित शाह, इस सरकार के नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि किसी ना किसी तरह से वो इस मामले से, इस विवाद से बचे। और तब संसद में जब विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच धक्का मुक्की हो रही थी, तो अमित शाह को एक गोल्डन मौका मिल गया, एक सुनहरा अवसर उसी वक्त मिल गया जब ये धक्का मुक्की चल रही थी और यहीं पर बीजेपी की स्क्रिप्ट तैयार होने लगी। और कुछ ही देर बाद अमित शाह के खासम खास पूर्व मंत्री बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर, इन्होंने जाके एक तहरीर दे दी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दिल्ली में। और अमित शाह की टीम ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाया एफआईआर में कि राहुल गांधी जब संसद की सीढ़ियों पर थे और अंदर जा रहे थे, उस वक्त धक्का मुक्की हो रही थी क्योंकि वहां बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी ने बल प्रयोग किया, फिजिकली असॉल्ट किया, जिसमें 2 बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, ये जो 2 सांसद हैं बीजेपी के, ये नीचे गिर गए स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर, गंभीर रूप से घायल हो गए और इनको सर पे चोटें लगी हैं। और कहीं ना कहीं अगर धक्का ज्यादा होता तो कुछ भी हो सकता था, यानी हत्या के प्रयास और तमाम धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दे दी गई। अब दोस्तों, मौके का फ़ायदा उठाकर, इस धक्का मुक्की का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं अमित शाह की जो टीम है उसने स्क्रिप्ट तो तैयार कर ली और इस स्क्रिप्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज करा दी। और एफआईआर की जो धाराएं हैं संगीन है, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, और इसमें कुछ भी हो सकता है, जेल भी भेजा जा सकता है राहुल गांधी को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जो देश का गृह मंत्री होता है उसके नीचे ही दिल्ली पुलिस काम करती है। गृह मंत्री अमित शाह है, दिल्ली पुलिस के सुपर बॉस अमित शाह है। अमित शाह की पुलिस ही तफ्तीश करेगी। आप सोच सकते अंजाम क्या होगा। अब दोस्तों, अगर कागज़ पर देखें तो अमित शाह कामयाब दिखते हैं। आज शाम तक वो इसलिए कामयाब दिखते हैं क्योंकि अंबेडकर को लेकर जो देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा था, अमित शाह को लेकर, अमित शाह जो टारगेट किए जा रहे थे, जगह जगह पुतले जलाए जा रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और अमित शाह कहीं ना कहीं कॉर्नर हो रहे थे क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासी, ये सब का सब बीजेपी का वोट बैंक फंसा दिया था अमित शाह ने। तो अमित शाह घबराए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटेंशन को डाइवर्ट करने में, ध्यान बांटने में कामयाब हुए। राहुल गांधी पर उन्होंने फोकस कर दिया कि साहब राहुल गांधी ही गुंडागर्दी कर रहे थे, राहुल गांधी ही बवाली हैं और राहुल गांधी ने ही 2 सांसदों को, बीजेपी के सांसदों को धक्का देकर, बल प्रयोग कर फिजिकल असॉल्ट करके मारने की कोशिश करी। लेकिन सच्चाई क्या है? कागज पर यह केस हो सकता है बहुत से भाजपा समर्थकों को मजबूत लगे। सच्चाई यह है कि कागज पर यह केस कमजोर है क्योंकि स्क्रिप्ट कमजोर है। और इसी स्क्रिप्ट की सच्चाई मैं आपके सामने खोलने चाह रहा हूं। अब दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि एक एक तथ्य को जरा गौर से देखिएगा और गौर से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तभी ये आपको स्क्रिप्ट समझ में आएगी और इस स्क्रिप्ट के लूपहोल्स आपको समझ में आएंगे। नंबर 1, ये केस क्या है? केस क्या बना राहुल गांधी के अगेंस्ट कि उन्होंने संसद की सीढ़ियां चढ़ते समय बल प्रयोग किया, धक्का दिया और इतना जोर का धक्का दिया कि 2 सांसद, 2 बीजेपी के एमपी नीचे गिर गए, उनकी हेड इंजरीज हो गई, गंभीर रूप से वो घायल हो गए, बेहोश हो गए। ये उनके चार्जेस हैं कि धक्का राहुल गांधी ने जबरदस्ती दिया था। जोर का धक्का जबरदस्ती राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों पर दिया। ये है क्रक्स एफआईआर का। अब मैं चाहूंगा कि जिनको धक्का दिया और जो घायल हुए, आप जरा उनकी बात सुनिए। सबसे पहले मुकेश राजपूत।
आप इनकी बात जरा गौर से सुनिए। मुकेश राजपूत, जिनके लिए कहा गया कि साहब इनको धक्का राहुल गांधी ने दिया, सुनिए मुकेश राजपूत क्या कहते हैं। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। अब मुकेश राजपूत के बयान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही घटना हुई वहाँ पर तमाम टीवी क्रूज थे, तमाम वहाँ पर टीवी वाले थे, कैमरामैन थे, और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरे धक्का मुक्की में मुकेश राजपूत, और उसके बाद उनको उठाया गया, उसी वक्त मीडिया भी पीछे लग गई और तब उनकी बाइट ली गई। और उस वक्त उन्होंने कहा, जो बड़ा परपेचुअल है, घटना होते ही जो बोले वही सबसे सच है, क्योंकि बाद में 1 दिन बाद या 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद तो आप हो सकता है वकील के कहने पर या आपका जो बयान है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो सकता है, लेकिन उसी वक्त स्पॉन्टेनियस जब आप बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे। और उस वक्त मुकेश राजपूत कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी आगे थे, धक्का पीछे से आ रहा था। राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने फिजिकली असॉल्ट किया, बल प्रयोग किया। मुकेश जी कह रहे हैं, जो घायल हुए, जो सीढ़ी पर गिर गए थे, उनका कहना है कि राहुल गांधी आगे थे, धक्का पीछे से आया। तो अगर राहुल गांधी आगे हैं और धक्का पीछे से आ रहा है तो फिर फिजिकल असॉल्ट कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी? एक बार फिर से सुन लीजिए। राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। अब जरा जो दूसरे सांसद हैं, उड़ीसा के सांसद हैं, बुजुर्ग हैं, प्रताप सारंगी साहब को भी सुनिए। सारंगी साहब का क्या कहना था, पहले इनको सुनिए, फिर मैं इसका भी विश्लेषण करता हूँ। पहले सारंगी साहब को सुनिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। अब सारंगी साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का दिया और उसके बाद वो एमपी उनके ऊपर आ गया, यानी राहुल गांधी ने उनको धक्का नहीं दिया। राहुल गांधी ने, सारंगी कह रहे हैं कि एक एमपी को धक्का दिया और वो एमपी उनके ऊपर आ गया, ये वो कह रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। घटना और घटना स्थल एक ही है, यानी संसद की सीढ़ियाँ हैं जहाँ धक्का मुक्की हुई, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन है इन दो सांसदों के बीच में जो घायल हुए। मुकेश राजपूत, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी आगे थे, धक्का पीछे से आया, और प्रताप सारंगी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का दिया और वो सांसद उनके ऊपर गिरा है। यानी मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी जो एक ही घटना में घायल हुए, सीढ़ियों पर गिरे, इन दोनों के अगर बयान आप देखेंगे, और ये शुरुआती बयान है, कल ये क्या बयान देंगे, परसों ये क्या बयान देंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। शुरुआती बयान जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, विरोधाभास दिखता है। तो अगर शुरुआती बयान अगर हम देखें, शुरुआती बयान जैसी घटना हुई, तो हमें ये स्पष्ट नहीं होता कि आखिर वाकई हुआ क्या। पिक्चर क्लियर नहीं होती है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया या राहुल गांधी आगे थे या राहुल गांधी का धक्का किसी सांसद को लगा और वो सांसद प्रताप सारंगी पे गिरा और प्रताप सारंगी सीढ़ी पर गिर गए। पिक्चर क्लियर नहीं कि एक्चुअली धक्का किसने दिया, पिक्चर क्लियर नहीं। अब एक बात जरा राहुल गांधी का वर्जन भी सुन लीजिए, जिन पर आरोप है। कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब कैंपस में, यानी पार्लियामेंट के कैंपस में, परिसर में, अंदर बिल्डिंग में और बिल्डिंग के बाहर हर जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कैमरे की आप फुटेज निकाल कर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैंने कोशिश करी कि कुछ न्यूट्रल लोगों से पूछूं, लेकिन ज़्यादातर आप देख ही रहे हैं कि संसद में या तो बीजेपी वाले हैं या फिर कांग्रेस वाले हैं। तो एक इंडिपेंडेंट सांसद भी थे जो वहाँ मौके पर थे, कुछ ही लोग थे, उसमें एक इंडिपेंडेंट सांसद पप्पू यादव भी थे। पप्पू यादव इंडिपेंडेंट एमपी हैं। इनका ये कहना है, जो चश्मदीद हैं, इनका ये कहना है कि राहुल गांधी को यही अंदर से बुलाकर लाए थे। और पप्पू यादव ने भी एक पते की बात कही, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के, बेहतर होगा कि सीसीटीवी फुटेज पर रिलाई किया जाए, कैमरे पर रिलाई किया जाए, और उसमें जो फुटेज आई उससे तय हो जाएगा कि धक्का किसने दिया, किसके धक्के से जो मुकेश राजपूत गिरे, किसके धक्के से सारंगी साहब गिरे, कौन था उनके आसपास। ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, यानी रिलाई ऑन साइंटिफिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है,
जांच कर लो। अब कहानी तो दोस्तों धीरे धीरे आपको समझ में आ ही रही होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट्स, तथ्य आपके सामने रखूं। एक तथ्य और देखिए, गौर से देखिएगा ये तथ्य, और स्क्रिप्ट आपको समझ में आने लगेगी। अब ये साहब जो हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार के, ये कहते हैं कि जब ये पहुंचे अस्पताल तो वहां पर मुकेश राजपूत होश में नहीं थे, अनकॉन्शियस थे, बेहोश थे, होश में नहीं थे। यानी हेड इंजरी इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त हेड इंजरी थी कि वो होश में नहीं थे, आईसीयू में थे। सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई की जा रही है। अब शिवराज सिंह चौहान इतने सीनियर मंत्री मोदी सरकार के, कई बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और घटना के इंचार्ज बनी, इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये कह रहे हैं कि जब ये पहुंचे तो अस्पताल में मुकेश राजपूत जो थे वो होश में नहीं थे, ही वॉज अनकॉन्शियस। लेकिन हमने देखा कि टीवी पर बाकायदा चैनल पर बाइट चल रही है मुकेश राजपूत की। अब सवाल है कि आदमी अगर बाइट दे रहा है तो बेहोश कैसे हो सकता है? होश में ही तो बोलेगा। सुनिए आप मुकेश राजपूत को, यहाँ तो होश में दिख रहे हैं। राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। अब दोस्तों शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मुकेश राजपूत को बड़ी ज़बरदस्त चोट लगी, हेड इंजरी हुई, उनका एमआरआई हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, वो होश में नहीं है, अनकॉन्शियस हैं। और उधर जब सबसे जो चौंकाने वाली बात मुझे लगी कि एक आदमी आईसीयू में है, हेड इंजरी है, सीवियर स्टेटस है, सीरियस कंडीशन है, आईसीयू में, होश नहीं है, लेकिन मोदी जी का जब फ़ोन जाता है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फ़ोन जाता है तो बिस्तर, आईसीयू तो आईसीयू। मुकेश साहब जो हैं वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मोदी जी का फ़ोन लेते हैं, स्पीकर ऑन करते हैं और बात करते हैं। आप खुद सुनिए। सर मुकेश सर ठीक है, अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब इस पर तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। मरीज़ जो है सीरियस कंडीशन में आईसीयू के बिस्तर से उठकर सोफे पर बैठ सकता है, कुर्सी पर बैठ सकता है, फ़ोन पे बात कर सकता है। अब दोस्तों स्क्रिप्ट तो आपको समझ में आ रही होगी और मैंने कोशिश की है कि इस स्क्रिप्ट की कुछ परतें मैं खोलूँ आपके सामने कि आखिर किस तरह से राहुल गांधी को हत्या के प्रयास के मामले में फंसाया जा रहा है और किस तरह से अंबेडकर विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश है। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्क्रिप्ट के भीतर थोड़ा और जाके अंदर उतरूं कि आखिर पूरा मामला है क्या, अमित शाह क्या सोच रहे हैं, अमित शाह के जहन में क्या है, मोदी के जहन में क्या है, राहुल गांधी क्या इन सब चीज़ों से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, आगे क्या होने वाला है, राजनीति क्या करवट लेने जा रही है। क्योंकि पूरे देश में जो चिंगारी है भड़की हुई है, इतनी भड़की हुई है कि आज बीजेपी के लोगों ने मुंबई में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला बोल दिया और भी बहुत कुछ हुआ इस देश में। होने क्या जा रहा आगे, ये मसला छोटा नहीं है, ये राजनीति को एक नई मोड़ दे रहा है। 3 खास मेहमान आज मैंने बुलाए। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, कुछ खुलासे वो करने जा रहे हैं। हेमंत अत्री हैं, वो भी आपको बताएंगे कि इसके पीछे खेल क्या है, स्क्रिप्ट लिखी किसने। और उमाकांत जी जो उस संसद में मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, विटनेस कह सकते हैं, उनसे भी मैं बहुत से सवाल पूछूंगा आज। तो एक वहाँ का विटनेस भी है घटनास्थल का, अशोक वानखेड़े हैं और हेमंत अत्री जी। तीनों को सुनिए, इस सवाल के भीतर जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। टाइगर, ये जो आज जो कुछ देश देख रहा है, जिस तरह की स्क्रिप्ट देख रहा है कि एक सांसद बीजेपी का वो पहले आईसीयू में होता है, शिवराज सिंह कहते हैं वो बेहोश हैं, फिर कुछ ही देर में जब मोदी जी फोन करते हैं तो वही सांसद कुर्सी पर बैठ जाता है आईसीयू से उठकर और बातचीत करने लग जाता है, बेहोशी के आलम में कह लीजिए जो भी है। और इसी तरह के आरोप हमने और देखे और आखिर में बीजेपी की तरफ से मांग होती है कि ये हत्या का प्रयास किया गया है प्रताप सारंगी को, जिस तरह से राहुल गांधी ने धक्का देके घायल किया। राहुल गांधी कह रहे मैंने धक्का नहीं दिया। ये जो इस तरह के जो आज झगड़ा फसाद दिन भर रहा, कहीं ना कहीं इसकी जो बैकड्रॉप है वो अमित शाह का वो बयान है जहां से इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही थी। आपका क्या मानना है,
कि क्या राजनीति अब इस देश की संसद में इतने नीचे स्तर पर चली आई है कि जो आदमी जिसको बेहोश बताया जा रहा है वो कुर्सी बैठकर पीएम से बात कर रहा है? देखिए, जिन लोगों ने बहुत नजदीक से, मैं उमाकांत जी इस बात को गवाह भी होंगे क्योंकि हम सबसे सीनियर है वो, जिन लोगों ने इन दो गुजरातियों की राजनीति गुजरात में देखी है अच्छी तरह से, उनके लिए ये नई बात नहीं है। अच्छा। यही ओरिजिनल गुजरात मॉडल है, यही ओरिजिनल गुजरात मॉडल है। ओके। आपने कहा कि जो सांसद बेहोश थे एकदम, फोन मोदी है तो मुमकिन है भाई। ओहो। मोदी थेरेपी है, अजन्मे है, अविनाशी है, भगवान का अवतार है, तो वो तो बोलेंगे तो एकदम सनातन धर्म को मानने वाले तो एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे। मोदी जी की आवाज कान पे आती है। रही दूसरी बात, ये ओरिजिनल प्लान एक आग बुझाने के लिए दूसरी और दूसरी आग बुझाने के लिए तीसरी, ये मॉडस ऑपरेंडिस है। लगातार जब से संसद शुरू हुई तब से अडानी का इशू हॉटअप हुआ है। इन्होंने इंडिया गठबंधन के कई लोगों को एडजस्ट करके ये बात कहलवाई कि भैया अडानी नहीं बाकी भी होना चाहिए, लेकिन अडानी का मामला बुझ ही नहीं रहा था। फिर एक दूसरा विस्फोट हुआ आंबेडकर का, सारा फोकस आंबेडकर पे हो गया, अडानी पीछे रह गए। जो बेसिक इनका इशू था वो करना था, लेकिन क्या हुआ, अडानी की आग बुझाने के लिए दूसरी आग लगाई, वो ज्यादा ही लग गई और पूरे देश में फैल गई। अब उस आग बुझाने के लिए एक तीसरी आग लगाई गई, जो आज का नाटक का ये नौटंकी का मंचन हुआ जी। पार्लियामेंट में यदि कोई गैर कानूनी चीज लेके अंदर घुसता है तो पार्लियामेंट की सेक्रेटरी उसको रोकेगी, अंदर मार्शल है वो उसको बाहर निकालेंगे। स्पीकर का प्रोरोगेटिव है कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। भाजपा के सांसद कौन होते हैं विपक्ष का रास्ता रोकने वाले? क्यों रोका इन्होंने? विपक्ष ने तो कभी भाजपा के सांसदों का रास्ता नहीं रोका। उन्होंने तो अपना शांतिपूर्ण मार्च करते हुए वो आंबेडकर जी की जय भीम का नारा लगाते हुए जा रहे थे। क्या आंबेडकर जी से इतनी एलर्जी हो गई कि जय भीम का नारा भी अब सूट नहीं होने लगा है भाजपा को? फिर धक्का मुक्की हुई, सारे वीडियो है मार्केट में दीपक भाई, वो वीडियो देखिए आप। उस वीडियो में कौन धक्का दे रहा है, कौन उत्तेजित हो रहा है, कौन प्रियंका जी के ऊपर गिरने का प्रयास कर रहा है? टाइगर एक मिनट यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी के जो सांसद हैं जाहिर तौर पे बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे, बड़ा स्वाभाविक है। अगर थोड़ी सी चोट लगी है तो कहेंगे गहरी चोट लगी है, अगर वो बिस्तर पे हैं तो कहेंगे आईसीयू में है, अगर वो थोड़ा सा उनको चक्कर आ रहे हैं तो कहेंगे बेहोश है। कोई भी जब भी मुकदमेबाजी होती है, झगड़ा होता है दो पक्षों में, तो आरोप बढ़ा चढ़ा के लगते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर की, जो डॉक्टर ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं डॉक्टर शुक्ला, और वो कह रहे हैं कि साहब इनको हेड इंजरी हुई है दोनों को, और साहब इनको चक्कर आ रहे हैं, और साहब ये जो प्रताप सारंगी है इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है, और हार्ट अटैक से मौत हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये ज्यादा ही है। तो इस एज में वैसे भी धक्का मुक्की जब होती है, बीपी शूट अप करता है, तो आदमी को हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है, उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। ये डॉक्टर बात कर रहा है, ये तो मैंने फिल्म में नहीं सुना है किसी डॉक्टर को ऐसा कहते हुए। डॉक्टर कह रहा है कि मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक हो सकता है। आप गलत लाइन पे जा रहे हैं। आपने कहा डॉक्टर बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, सत्ता पक्ष का नहीं है, विपक्ष का नहीं है, डॉक्टर सरकार का है, सरकारी डॉक्टर है वो, उसको नौकरी भी करनी है, उसको प्रमोशन भी चाहिए। मैं तो उनका स्टेटमेंट देख के तो मुझे लगता है कि उनकी शहादत की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? जो दो बेचारे सांसद है, मैं तो उनके लिए दिन रात प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनके स्वास्थ्य ठीक हो जल्दी। अरे बाप रे बाप, क्योंकि अभी 307 का केस लगा है राहुल गांधी पे, वो 302 का हो सकता है। पुलवामा में क्या हुआ ये अभी तक ग्रे एरिया है ना दीपक भाई। पुलवामा हुआ, करवाया गया या होने दिया गया, ये तीन ऑप्शन है। ये ग्रे एरिया है ना, अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं उस पर।
एक मिनट अब मैं सारंगी की बात दोनों एक मिनट सांसदों की मैं खुद सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, ये दोनों सांसदों की जिंदगी बहुत अहम है। सांसद है वो देश के, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके कोई अनहोनी नहीं हो, क्योंकि राजनीति इतने निचले स्तर पे हो गई है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी की चिता भी जलानी पड़े तो लोग आगे पीछे नहीं हटेंगे। वर्तमान में राजनीति इतनी नीचे गई है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आप कहना ये चाह रहे हो कि क्या अमित शाह वाकई फंस गए हैं और उनको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये आग पूरे देश में फैलेगी? नहीं, वो माफी भी मांगेंगे तो भी इस देश का पिछड़ा दलित, इस देश की महिलाएं, मैं महिला इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं के लिए भी आंबेडकर बहुत बड़ी बात है। आ रहा हूँ जरा मैं हेमंत अत्री के पास जा रहा हूँ। हेमंत जी, ये जो राहुल गांधी हैं, सुन रहे हैं कि उनके खिलाफ हत्या का प्रयास का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर, और एक महिला सांसद है, उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने हमारे साथ जो है हमारे करीब आ गए थे, मैं असहज हो गई थी। ये सारी चीजें तब हो रही थी जब धक्का मुक्की चल रही थी। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को घेरने की कोशिश चल रही है, या इसकी कोई काट कांग्रेस के पास है, या राहुल गांधी फंस गए, या दरअसल अमित शाह फंस रहे हैं तो वो राहुल गांधी को फंसा रहे हैं? ये गेम है क्या? दीपक जी, बहुत साधारण शब्दों में 2 लाइन की बात है। जो टाइगर ने कहा, सिंपल नैरेटिव बदलना है। अमित शाह बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। उस नैरेटिव को राहुल गांधी को हमलावर के तौर पर, व्यभिचारी के तौर पर इस्टेब्लिश करके और अमित शाह को इस सीन से हटाने की सारी साजिश है, बहुत ही घटिया स्क्रिप्ट के जरिए। आप एक चीज देखिए, क्रोनोलॉजी को सिर्फ बारीक में देखिए, कहां से शुरू हुआ था? अडानी से। अडानी के बाद उसको दबाने के लिए क्या किया गया? पहले पार्लियामेंट नहीं चलने दी 14 दिन, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो 4 घंटे बाद ही अपने क्या नाम है, अमित शाह ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये बोल दिया। अब वो आग लगी, उस आग को बुझाने के लिए एक घटिया स्क्रिप्ट तैयार की गई। अगर आपने पूरे दिन से फॉलो किया इस बात को, प्रताप सारंगी जब वहां पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने टीवी चैनल को यह कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद मेरे ऊपर गिरा और उसके कारण मुझे चोट लगी कथित तौर पर। और उसके चंद मिनटों के बाद किसी न्यूज एजेंसी, जो आपको पता है कौन सी होगी न्यूज एजेंसी, उसका रिपोर्टर कह रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था ना आपको, और वो प्रताप सारंगी कह रहा है कि हाँ राहुल गांधी ने धक्का दिया था। तो नैरेटिव में कहीं चूक रही तो दोबारा रिकॉर्डिंग की गई, और ये एफआईआर दर्ज ऑलरेडी करा दी गई है राहुल गांधी के खिलाफ। हत्या के भारतीय न्याय संहिता के तहत कराई गई है। राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास, धक्का देने, धमकी देने, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने ये कंप्लेंट दी है। अब आप केवल एक बात समझ लीजिए छोटी सी, जिस पार्टी के पास संसद में पूर्ण बहुमत नहीं है, केवल 240 सांसद है, जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है कि अमित शाह गृह मंत्री होते हुए जो ये कह रहे बाबा अम्बेडकर के बारे में, जो कहा बाबा साहब के बारे में, वो पार्टी 240 सीटों कर इतना अहंकारी हो सकती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ इस तरह का पर्चा दर्ज करा सकती है संसद परिसर का। तो सोचिए अगर वो 400 सीटें होती तो इन सबको अंदर नहीं करा देती आज ही। मैं आपके दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं, ये एक। दूसरा, राहुल गांधी को हिंसक व्यक्ति बताने के पीछे मंशा देखिए। आप राहुल गांधी को बहुत सालों से जानते हैं, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। जो व्यक्ति अपने पिता के निर्मम और क्रूर हत्यारों को माफ कर सकता है, माफ किया उन्होंने, दोनों बहन भाइयों ने, जेल में जाकर के, वो व्यक्ति अपने साथी सांसदों पर हमला करेगा? केवल कल्पना कीजिए इस बात की। राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, वो आदमी हिंसक है ही नहीं, ना शब्दों से ना एक्शन से। वरना आप एक बात बताइए, जब जिस तरीके से इन्होंने तो एक बकवास कर दी कि वो एक आदिवासी सांसद की तरफ जिस तरीके से बढ़े, आपको मैं वीडियो भेजा है मैंने सुबह, आप उस वीडियो को देखिए किस तरीके से बीजेपी का एक सांसद वीडियो पे है, प्रियंका के करीब आने की कोशिश कर रहा है और साथ में राहुल गांधी खड़गे साहब खड़े। आपको यह भी पता होना चाहिए राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट है, मार्शल आर्ट के वो है। अगर वो हिंसक व्यक्ति होते उस सांसद का क्या हाल होता आप सोच सकते हैं? वो देखिए आप वीडियो, मैंने भेजा है सुबह आपको। तो ये एक बेहद घटिया स्क्रिप्ट, और आपको ध्यान हो ये इस काम के चैंपियन है। अब चूंकि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मामला आगे बढ़ा अमित शाह को लेकर तो राहुल गांधी को अरेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एफआईआर तो है साहब, अत्री साहब, निश्चित तौर पर ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक गिरेंगे। इनके गिरने का कोई पैमाना नहीं है, केवल अमित शाह को बचाना है। और आप भूल रहे हैं एक बात, ये जो आज हुआ है ना, वो तो सारे के सारे प्ले कार्ड्स और लेके जा रहे थे कांग्रेस और अपोजिशन वाले। तो
इनके पास डंडे कैसे आए? एक बात। दूसरा, मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं बारीक में। इन्होंने पहले सुबह तय कर दिया था 8:30 बजे कि एक मार्च निकालेंगे, यात्रा हाउस उसके परिसर के अंदर, बाबा साहब की प्रतिमा से लेकर के और मकर द्वार तक। पहले से घोषणा थी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बीजेपी के सांसद उन सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे? व्हाट वर दे डूइंग? नंबर जी, आ रहा हूं, उनके पास डंडे कैसे आए? और वो जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, पहले सारंगी कहते हैं किसी और को धक्का दिया, फिर कहते हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। ये क्या स्क्रिप्ट है? चलिए जरा मैं लखेड़ा साहब, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी यही काम हुआ था, उस केस में आज तक कुछ नहीं हुआ। लखेड़ा साहब मुझे ये बताइए कि क्या आपकी सांसदों से बात हुई? आप वहीं पार्लियामेंट में थे, भाई सारंगी साहब ठीक है ना, महेश राजपूत जी ठीक है ना, हम कम से कम हम तो निश्चिंत हो सकते हैं। मेरी एक सांसद महोदय से बातचीत हुई, मैं उस बातचीत को आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड है। और सांसद के साथ के करीबी पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और वो दोनों, मतलब सांसद के जो करीबी व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे थे कि सांसद महोदय का ये कहना था कि सांसद भाजपा के थे कि अरे यार इनको तो कुछ तो हुआ नहीं, हॉस्पिटल में कुछ तो हुआ नहीं। प्रताप सारंगी साहब जो एडमिट है, उन्होंने ये कहा, जैसा भी हमारे मित्र ने बताया वो बात सच है, उन्होंने कहा कि साहब मेरे ऊपर एक मोटा ताजा सांसद हमारी पार्टी का गिर गया और उसकी वजह से मेरे ऊपर, वो तो बहुत पतले हैं, उनका वेट तो मेरे समझ से 48-45 से भी ज्यादा नहीं है, तो वो उस वजन को झेल नहीं पाए, वो गिर गए और गिरने के बाद उनके यहाँ पर खरोंच आ गई और वो बिल्कुल जो सांसद महोदय उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने आराम से बातचीत की और कहा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हालत मतलब ये है खतरे से बाहर है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। कहीं कोई खतरा नहीं है। देखिए, वो किसी तरह लीपा पोती करना है, क्या है कि इस पूरे मामले में कोई दूसरा मंत्री फंसा होता तो कुछ बात नहीं, यहाँ तो सीधा अमित शाह फंसे हुए हैं और अमित शाह के गले में जो फंदा अंबेडकर वाला लगा हुआ है, उस फंदे को कैसे ढीला किया जाए उसकी तैयारी चल रही है। और ये इस मामले में ये लोग माहिर हैं, मास्टर माइंड है ये लोग, कैसे एक बात का बतंग बनाना है, कैसे चीजों को खिलाना है, कैसे चीजों को डाइवर्ट करना है, और ये उसी का पार्ट है और ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। टाइगर ये बताइए कि चलिए मान लिया कि अब भाई एक एफआईआर, जैसा कि अत्री साहब बता रहे, एफआईआर की तहरीर है, बकायदा अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि भाई हत्या का प्रयास हुआ है इसमें, है ना, ये तो जान से ही मार देते, वो तो बच गए प्रताप जी, है ना। तो अगर इस तरह की, अच्छा पुलिस भी अमित शाही गृह मंत्री हैं, और फिर एक नागालैंड की महिला ने भी कह दिया कि राहुल गांधी मेरे इतने करीब आ गए थे कि मैं तो एकदम घबरा गई, असहज हो गई, और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यभिचार, मोलेस्टेशन का भी चार्ज लग सकता है आगे चल के। क्या ऐसा हो सकता है टाइगर आगे कि भाई इन्हीं सब आरोपों पर लेकर राहुल गांधी से कहा जाए कि ठीक है, ये हम तहरीर वापस ले लेते हैं, एफआईआर वापस कर देते हैं, आप भी जो है अम्बेडकर से पीछे हट जाओ? क्या कंप्रोमाइज हो सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी एंड कॉम्प्रोमाइज, ये बात छोड़ दीजिए आप। राहुल गांधी और बीजेपी के बाकी कांग्रेस में जो स्लीपर सेल बैठे हैं वैसे नहीं। राहुल गांधी विल फाइट टिल एंड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये स्पीकर का एरिया है, द मास्टर ऑफ द लोकसभा स्पीकर, एंटायर पार्लियामेंट हाउस का जो कस्टोडियन है, जो स्पीकर साहब ही एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। कोई भी उठ के जाके एफआईआर दर्ज करेगा, ये कैसा हो गया? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये पूरा सीसीटीवी के अंडर कंट्रोल्ड है, तो सीसीटीवी का फुटेज रिलीज करे, बताए कि वाकई राहुल गांधी ने पटक के एक को नीचे पटका है और सर फोड़ा है। ये सारा सामने आना चाहिए। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें तो कतई नहीं लग रहा है, उसमें तो वो ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं जो गिरे हैं नीचे। रही दूसरी बात कि लखेड़ा जी कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं उनकी तबीयत और मेडिकल साइंस के हिसाब से चल ही नहीं रहा हूं। राजनीति उनकी तबीयत कितनी बिगाड़ देगी ये पता नहीं अभी। ओहो, राजनीति में उनकी तबीयत बिगड़ना ज्यादा फायदेमंद है बीजेपी को। आप कह रहे हैं कि प्रताप सारंगी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, घर चले जाएं, खाना वाना खाएं। मैंने तो हाथ जोड़ के अपील की कि प्रताप सारंगी, मेरी पूरी भगवान से प्रार्थना है कि प्रताप सारंगी को कुछ नहीं हो जाए। क्यों? इसलिए कि मैं वो फोकस नहीं हटने देना चाहता अडानी अंबानी के ऊपर का, मैं फोकस नहीं हटने देना चाहता बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर जो अपमान हुआ उसका।
मैं टाइगर आपसे बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं कि जो भी नाटक हुआ, जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी, किसी ने भी स्क्रिप्ट लिखी, इसका नुकसान किसको होने वाला है? ये जो नाटक है, जो आज पूरी जनता देख रही देश, इसका भाजपा को नुकसान इसलिए होगा कि सारी देश देख रहा है, वीडियोस भी देख रहा है, सोशल मीडिया भी देख रहा है कि ये कैसा स्क्रिप्टिंग हुआ। सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी का क्या नेचर है। ये निशिकांत दुबे राहुल गांधी को क्या चिल्लाया उसके ऊपर। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, शांत तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी एक अलग परिवार से अपब्रिंगिंग है, सांस्कृतिक परिवार के अपब्रिंगिंग है, उनको पता है कि क्या है क्या नहीं है जी। और ये दूसरी तरफ ये लोग हैं जो राहुल गांधी, आपने कैसा इनको धक्का दिया, आपने कैसा इनको गिराया, आपने कैसा इनको मारा। किसने मारा, कौन कहता है, क्या प्रूफ है? क्योंकि आपको एक आवाज उठानी है, राहुल गांधी को मुंह बंद कर देना है, राहुल गांधी को इस पार्लियामेंट से बाहर कर देना है, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछते, सवाल ही तो तकलीफ है दीपक भाई। टाइगर एक चीज बताइए एकदम, क्योंकि आप इतने जानकार हैं सियासत के, इस तरह के झगड़े मसले तो आपने बहुत देखे हैं। ये बताइए, मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ कि भाई अब अमित शाह को क्या करना चाहिए? चाणक्य को तो थोड़ी बुद्धि दीजिए, चाणक्य क्या करे? इस दलदल से बाहर कैसे निकलेंगे? इस दलदल से बाहर निकल सकते? क्या माफी मांग ले? अब नहीं निकल सकते। क्यों? आपने जिस दिन गलती हो गई उसी दिन बोल सकते थे कि मैंने कोई अपमान के लिए नहीं बोला, ये बोलते बोलते मेरे से मुंह से निकल गया। मैं अंबेडकर जी का पूरी इज्जत करता हूं, उसी टाइप पे बोल देते तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको जस्टिफाई किया। उसके बाद ये नौटंकी का मंचन हुआ। इसके बाद तो अब दलदल ही दलदल है। अत्री साहब ये बताइए कि भाई ये तो हम समझ गए, जो सवाल अब है, अब लेट्स कम टू द एक्चुअल क्वेश्चन। ये जो मसला है जहां पर अमित शाह पर पूरा इल्जाम लग रहा है और उन कहा जा रहा है कि अंबेडकर जी का अपमान किया। आज मैं अंबेडकर जी के ग्रैंडसन जो हैं प्रकाश अंबेडकर, उनको मैं सुन रहा था और उन्होंने कहा कि जो अमित शाह की वीडियो क्लिप है उसको टेम्पर नहीं किया गया है और उस वीडियो क्लिप में वो अपमान कर रहे हैं अंबेडकर जी का। ये उनके परिवार का कहना है। तो परिवार ने भी कह दिया है कि भाई अपमान हुआ है। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि BR अंबेडकर का, डॉक्टर साहब का, बाबा साहब का अपमान हुआ है। मुझे ये बताइए कि अब अमित शाह को क्या करना चाहिए? नाउ लेट्स सी फ्रॉम अ न्यूट्रल एंगल। एक एक्सपर्ट हैं आप, इतने जो है एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल आप एडिटर हैं, क्या स्टेप्स हैं जो अमित शाह लें और इस पूरे जो आग लगी है चारों तरफ उससे बचे? क्योंकि अगर जब तक अमित शाह बचते नहीं हैं, इस देश में चिंगारी और भड़कती चली जाएगी। जैसे आज मुंबई में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में हमला कर दिया, दरवाजे तोड़ दिए, स्याही फेंक दी, तो ये तो बवाल बढ़ता चला जाएगा, ये चिंगारी बढ़ती चली जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि अमित शाह ही कुछ एक्शन लें। तो अमित शाह को क्या करना चाहिए, या वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है? दीपक जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उनको माफी मांगनी होती, आजकल देखिए माफी का भी एक रिफाइंड शब्द आ गया है। खेद प्रकट करने लगे हैं लोग कि मैं खेद प्रकट करता हूं, तो उसमें माफी वाली भी ओवरटोन नहीं आती। तो कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर मैं अमित शाह जी की तरह जगह होता तो पूरी बात कह करके और उसको कंक्लूड यहां करता कि देखिए ये मेरी राय है, ये मेरी फीलिंग है। उसके बावजूद भी अगर देश में किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन वो स्टेज अब क्रॉस हो गई है और मोदी जी ने जिस तरीके से उनको डिफेंड करने की कोशिश की, ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। आपने मोदी जी को अपनी विदेश यात्राओं के वो जो फोटो और वो जो इवेंट है वो तो ट्वीट करते हुए देखा होगा। आज तक मोदी जी को किसी सीरियस इशू पे मैंने 6 ट्वीट करते हुए नहीं देखा बैक टू बैक, फर्स्ट टाइम है ये। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि वो दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। बेस्ट तरीका जो आपने सवाल पूछा उसका केवल एक है कि हाथ जोड़ करके बिना देर किए अमित शाह को कहना चाहिए कि मेरी ऐसी कोई वो भावना नहीं थी, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं बिना शर्त खेद प्रकट करता हूं। ये केवल दो सेंटेंस है, अगर कहेंगे बिना तो शायद डैमेज कंट्रोल हो जाए, बिना शर्त के, बिना किसी कंडीशन के अपोलोजाइज करें, माफी मांगे, हाथ जोड़े अमित शाह और एक बयान रिलीज करें, तब थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं इस आग में पानी का छिड़काव हो सकता है, वरना ये आग बुझने वाली नहीं है। और अंततः जहां तक अरमान अमित शाह के हैं या मोदी के हैं, उस पर डेंट पड़ेगा, क्योंकि डेंट कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है, दलित है, आदिवासी है, EBC है, OBC है,
उस वोट बैंक में कहीं ना कहीं क्रैक्स जो है वो गहराते चले जा रहे जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है। दीपक जी एक लाइन हाँ एक लाइन, इस घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा खुश कौन है? योगी जी, उनकी तो लाइन ही क्लियर। गॉट इट। योगी है जी, योगी आदित्यनाथ हो या नितिन गडकरी हैं जो दिख नहीं रहे हैं कहीं, या देवेंद्र फडणवीस हैं, जो भी अमित शाह के मुखालिफ लोग हैं बीजेपी के अंदर, वो चाहते हैं कि ये मामला थोड़ा और गर्म हो। लखेड़ा साहब, मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भाई माफी तो मांगना बड़ा मुश्किल है। मुझे ये बताइए कि क्या राहुल गांधी को एक दिन के अंदर जो गुंडा बना दिया है, एक दिन के अंदर राहुल गांधी को मवाली बना दिया कि साहब बवाली है, मवाली है, लड़की को भी धक्का दे रहे थे, प्रताप सारंगी को भी ऐसी तैसी कर दी, उनको आपने राहुल गांधी को एक विलेन बना दिया है। क्या राहुल गांधी को विलेन बनाने से अमित शाह के ऊपर जो चार्ज है वो कम हो जाएगा, मामला डाइवर्ट हो जाएगा अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी तक नौबत आती है, या ये मामला यहां से अब संभलने वाला नहीं? मुझे बस 2 मिनट देने पड़ेंगे आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ये जो पूरी मुहिम को लीड कर रहे थे, भले ही राज्यसभा का मामला था, लेकिन मुहिम के जो प्रतीक थे, फाइटर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी संसद में, उसको लीड कर रहे थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जब लीड करते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठा केस, झूठा मुकदमा, फरेब से, धोखे से एक मुकदमा अगर कायम होता है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मैसेज इंटायर कंट्री में और दुनिया भर में चला गया कि अंबेडकर की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए और अंबेडकर जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले अमित शाह को बेनकाब करने के लिए जो मुहिम राहुल गांधी ने शुरू की है, उस मुहिम के प्रतीक के तौर पर राहुल गांधी उभरे हैं। राहुल गांधी के चरित्र हनन और उनका गुंडा घोषित करने और उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई अमित शाह के कहने पे, मोदी सरकार के कहने पे, ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी। नंबर दूसरा पॉइंट है कि अब इस देश में अगर राहुल गांधी के खिलाफ इतने हाईली सुरक्षित जोन में तमाम सबूतों के बावजूद भी, तमाम उकसावेपूर्ण घटनाक्रमों के बावजूद भी अगर झूठी एफआईआर होती है, तो इसका मतलब इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। यहां तक हम भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम भी इनको चैलेंज कर रहे हैं, हम भी इनके झूठ को बेपर्दा कर रहे हैं। तो संसद को चूंकि इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया है उसको, और भाजपा के कार्यालय में हम जो चाहेंगे, हम जो सोच रहे हैं, हम जो षड्यंत्र कर सकते हैं, हम जो बकवास कर सकते हैं, हम जो अभद्र भाषा बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ निकाल सकते हैं, वो तो चल सकती है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी में आकर के कौन आदमी कैसे अकड़ सकता है, कैसे कुछ बोल सकता है? तो इन्होंने ये वही हरकत मीडिया के साथ करते हैं, मीडिया की एंट्री पर बैन है। बहरहाल हमने एक्सपर्ट से बात करी, अशोक वानखेड़े टाइगर थे, उसमें हेमंत अत्री थे, लखेड़ा साहब थे। इन सबका मानना है कि बहुत कुछ अभी होना बाकी है, क्योंकि अमित शाह झुकने को तैयार नहीं है, अमित शाह अपोलोजाइज करने को तैयार नहीं है, अमित शाह 2 शब्द माफी के बोलने के लिए अभी तैयार नहीं। उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी, उनका पॉलिटिकल ईगो, या उनकी आप कह सकते हैं जो रुतबा है आज की तारीख में, वो बीच में कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। और इसलिए अब इसमें देखना होगा दोस्तों कि अभी आगे आगे और क्या होता है, कौन कौन जेल जा सकते हैं, और क्या क्या नाटक होगा, और कौन कौन सी कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए। तो अमित शाह और आगे क्या क्या करेंगे ये देखना होगा। और या फिर जो अत्री साहब ने कहा कि भाई बात खत्म करें, माफी मांगे, और हो सकता है कि माफी मांगने से कुछ पानी की बूंदें जो हैं इस आग में पड़ें और आग थोड़ी सी बहुत कम हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन अमित शाह। अमित शाह इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं या यहीं खत्म करना चाहते हैं, या अमित शाह को तय करना है। लखेड़ा साहब आप आए, अत्री साहब आप आए, खुलकर बातचीत हुई, टाइगर ने भी खुलकर बातचीत की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि जो राजपूत साहब हैं सांसद, और हमारे साथ जो दूसरे सांसद हैं सारंगी साहब, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनका जो है स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो, और ये जो प्रश्न उठा है कि हत्या का प्रयास का, उस तरह की चीजें हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज उसको कॉर्पोरेट ना करे। बहरहाल मैं जांच में नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीति इतनी नीचे गिर जाएगी ये हमने नहीं सोचा था।
संसद में। लेकिन इस दौर में सब कुछ होते हुए हम देख रहे हैं, और क्या क्या आगे देखेंगे ईश्वर जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।